नमस्कार दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है वह कौन सा है, तो वह ओ है ना। याद रखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ याद रखिएगा। ओ सर्वदाता है ना। ये जो सबको देने वाला सर्वदाता किसको कहते हैं, सबको देने वाला। वो जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला है ना। ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया है ना। याद रखिएगा, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करेगा। अब देखिएगा कि ये जो है ए और बी जो है ये सबसे लेगा, सभी से लेगा। जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 होते हैं, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। देखिएगा कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, जिसमें एक है ओ, ये ओ है। दूसरा देखिएगा कि ये ए है, ये बी है और ये ए बी है ना। ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यतः ब्लड ग्रुप जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ओ होगा, ए होगा, ए बी होगा और ए बी होगा, है ना। जिसमें से आपको हम बता दें कि ये जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ये जो है ओ वाले ये सभी को देंगे, है ना। ओ वाले सभी को क्या करेंगे, वो देंगे। देखिएगा, ये इन्हें भी देंगे और ये इन्हें भी देंगे, ये इन्हें भी देंगे, है ना। इस सभी को ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो हैं वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो आप पढ़े हैं कि सर्वग्राही मतलब कि लेने वाला में आ जाएगा। आप देखिएगा कि ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा लेने वाला में, और ये सभी से लेगा। जैसे ये जो है ए से भी लेगा, याद रखिएगा, ए से भी लेगा, है ना। ए से लेगा, बी से भी लेगा, ये सभी से लेगा, याद रखिएगा। ये सभी से जब लेगा, याद रखिएगा कि जब सबसे ये लेगा, है ना, सबसे जब ये लेगा, ये सभी से लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वग्राही कहलाएगा, है ना, एक्सेप्टर कहलाएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में आपको हम बता दिए हैं। तो आप देखिएगा, हाँ, अब जहां तक बात रही कि ये ए बी को दे सकता है कि ये सभी से लेगा, ये सभी को देगा। और इसमें से आप देखिएगा कि ए बी को दे सकता है और बी ए को दे सकता है और ए को भी दे सकता है। याद रखिएगा, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ये तो अभी बता दिए हैं, है ना। लेकिन बी को भी दे सकता है। चलिए इतना बात बता दिए हैं, इसीलिए ओ को सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। ओ को सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता, डोनर जिसको कहते हैं। सभी जो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होंगे वह सभी को ब्लड देंगे। आगे देखिएगा कि इसमें एक और मतलब क्वेश्चन का बात आता है कि इसमें जैसे माता पिता में, पेरेंट्स में ब्लड का टाइप जो होता है, जैसे माता और पिता में अगर ब्लड का ग्रुप जो है, मान लीजिए कि ए है और ए है, तो जो पॉसिबल है हमारे संतान में, चाहे बच्चे बच्चे में जो पॉसिबल है वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके लिए आप एक ट्रिक की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि ट्रिक है कि ए बी आएगा, ओ को मार के भगाएगा। माने ए बी जब भी आएगा ना तो ओ नहीं रहेगा, है ना, बच्चे में ओ नहीं रहेगा। जैसे ए बी अगर कहीं भी आ गया, ए के साथ भी ए बी आ गया, बी के साथ भी ए बी आ गया, या ओ के साथ भी ए बी आ गया, ओ भी ए बी कभी भी आएगा तो बच्चे में जो है ये ब्लड ग्रुप ए बी आएगा तो ओ नहीं रहेगा। कभी भी ओ जो है ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप नहीं होगा। जैसे ए बी आएगा, जैसे माता में हो या पिता में ए बी होगा तो ओ बच्चा में नहीं होगा। इतना बात आप समझिएगा। ओ रहे, अगर ओ रहे तो सेम रहेगा, ओ रहे, इस केस में नहीं होगा, केवल इस केस में नहीं होगा। ओ रहे तो सेम रहे, नहीं तो दूसरे केस में ओ रहे तो सेम रहेगा। यहाँ अभी हम आपको बताएंगे। और जैसे ये है ए बी गुने ओ, माता में ए बी या पिता में ए बी, माता में ओ या पिता में ओ अगर रहे तो ब्लड ग्रुप बच्चे में जो होगा वो ए और बी होगा। ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा। न ये कहेगा कि न हम रहेंगे न तुम रहो
और दोनों यहाँ से चलो और बच जाएगा ए और बी, वही रहेगा, है ना, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, है ना, यहाँ पहले झगड़ा हुआ, अब यहाँ होगा। चलिए अब आते हैं, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा कि ए है और ए है, तो यहाँ पर क्या है कि ए बी तो आया नहीं, इसमें ए बी तो नहीं आया, तो यहाँ ओ रहेगा, ओ रहेगा, ओ सभी में रहेगा, जहां ए बी आएगा वहां वो नहीं रहेगा, है कि नहीं बच्चे, ए बी जहां आएगा वहां वो नहीं रहेगा। जैसे यहाँ ए बी आ गया तो यहाँ ओ है, नहीं है, नहीं ना है। जैसे यहाँ ए बी आ गया तो क्या इसमें ओ है, नहीं है। जैसे ए में ए बी आ गया, यहाँ ओ है, नहीं है। ए बी आएगा ओ को भगाएगा, याद रखिएगा। हाँ, ओ रहेगा तो सेम रहेगा, यहाँ देखिएगा ओ रहेगा, तो जैसे ओ है तो सेम है यहाँ पर ओ। आप देखिएगा ओ वाला, यहाँ बी ओ है, यहाँ पर बी ओ है, यहाँ पर देखिएगा ए ओ है, तो यहाँ पर ए ओ है। तो ये भी आप याद रखिएगा ट्रिक, ए बी आएगा ओ को मार के भगाएगा, ए रहे तो सेम रहे, है कि नहीं। इस कंडीशन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो इसमें है क्या कि ओ भी आएगा, जैसे ट्रिक में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा कि ए और बी और ओ दोनों में झगड़ा चलता है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं रहेगा, कहेगा कि न तुम रहो न हम रहेंगे, है ना, दोनों में से कोई नहीं रहेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया ए मिल करके ए, जब माता और पिता में ए और ए रहेगा तो यहाँ पर बच्चे में क्या हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या नहीं होगा, तो बी और ए भी नहीं होगा। आगे देखिएगा ए और बी रहेगा, तो ए बी रहेगा, देखिएगा यहाँ तो ए बी रहेगा तो इसमें सब हो जाएगा। जैसे देखिएगा ए बी होगा, ए बी सी, ए बी ओ सब हो जाएगा। ए माता में या पिता में, या माता में बी या पिता में बी रहेगा, तो यहाँ पर बच्चे में मतलब चारों ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, ए बी आएगा, ओ यहाँ नहीं रहेगा, ओ के बाद जो बचा, जैसे इसमें ए बी में ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी रहेगा, ए बी रहेगा, सब रहेगा इसमें, है ना। ओ है यहाँ पर, तो ओ रहे तो सेम रहे, ये तो बताए हैं। और उसके बाद यहाँ देखिएगा कि बी बी है तो ओ तो रहबे करेगा, है ना, बी बी है, ए बी तो यहाँ है नहीं, ए बी है तो ओ नहीं रहेगा, लेकिन जो बचा सो रहेगा, बी रहेगा, ए रहेगा, ए बी रहेगा। अगला देखिएगा ये ओ है तो ओ रहबे करेगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा ए बी है, यहाँ पर देखिएगा ए बी है में तो ओ का कोई संभावना है नहीं, ए बी है तो, है ना, तो ओ को खत्म कर दिया, ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं इसमें ए बी एंड ओ में, ए बी हो जाएगा केवल, इसमें तो झगड़ा चलता है इसलिए। और यहाँ पर केवल ओ है तो ओ ही संभावना रहेगा। अगर माता का भी हो और पिता का भी हो तो बच्चे में भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप की संभावना ओ ही होगी। और क्या नहीं होगी, इधर है, आप देख लीजिएगा इसको भी, है ना, ये सबको आप देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है कि ए बी आएगा और ओ को मार के भगाएगा, ओ रहे तो सेम रहे, है ना, ये याद रख लीजिएगा। चलिए ए बी आएगा, ओ को मार के भगाएगा, ये बच्चे वाले में हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, अब अगला है कि यहाँ पर आर एच फैक्टर की बात करता है। यहाँ पर आर एच फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आर एच फैक्टर है ना, देखिएगा आर एच फैक्टर एक प्रोटीन है ना। आर एच फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन का लेयर होता है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद होता है। जिन लोगों की रेड ब्लड सेल्स की सतह पर ये प्रोटीन होते हैं उन्हें आर एच पॉजिटिव कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आर एच पॉजिटिव कहते हैं। आर एच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड एस्टीनर एवं बीनर ने किया था। लैंड एस्टीनर याद रखिएगा, है ना, और बीनर, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा है। जैसे लैंड एस्टीनर, है ना, आर एच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड एस्टीनर याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं, है ना, आर एच फैक्टर के बारे में। यहाँ देखिएगा कि आर एच फैक्टर के बारे में देखिएगा, यहाँ पर ये है, ये जो है आर एच फैक्टर, ये प्रोटीन का लेयर है। यहाँ पर देखिएगा आप कि ये प्रोटीन का लेयर है, ये वाला जो है आपको, ये सब जो है प्रोटीन का, है ना, ऊपर से प्रोटीन का लेयर है। चलिए जिस आरबीसी, ये जो है आरबीसी है ना, चॉकलेट की तरह होता है, एल्पेनलीबे जो चॉकलेट होता है उसकी तरह, है ना, बीच में से धंसा होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, आर एच पॉजिटिव हो गया ब्लड। और आर एच निगेटिव की बात करें तो ये है आर एच
निगेटिव, यहाँ पर देखिएगा ये RH निगेटिव है ना, इस पर जो है प्रोटीन का लेयर नहीं है इसीलिए। चलिए अब आगे आते हैं कि आगे बात करते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है, याद रखिएगा रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो ब्रिक करता है, किडनी है ना, याद रखिएगा ब्रिक जो रक्त को क्या करता है, छानता है, और छान करके उसमें से जो अशुद्धियां होती है उसको अलग करता है, और ब्लडर में जो मूत्राशय होता है उसमें उसको भेजता है ना, याद रखिएगा यही है हमारा किडनी, याद रखिएगा ये है, देखिएगा ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर जो होता है एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी हो गया ये वाला, और ये जो है ना, ये ब्लडर हो गया, यहाँ देखिएगा ये जो है ब्लडर हो गया है ना, जिसमें मूत्राशय जिसको कहते हैं है ना, या मूत्र मार्ग से ये जो है अलग हो जाता है। अब आगे आते हैं यूरिन। अब आते हैं कि यहाँ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये कैप्सूल्स जिसको बोमेन कैप्सूल्स कहते हैं, ये पीला वाला जो आपको ऊपर से लेयर दिख रहा है वो बोमेन्स कैप्सूल है, ये पीला वाला जो लेयर ऊपर से दिख रहा है वो बोमेन्स कैप्सूल है ना। ये जो है आपको ये जो दिख रहा है इस रंग का वो जो है हमारा ये कॉर्टेक्स है, ये कौन सा है, कॉर्टेक्स, ये जो है किडनी का ही अंदर का पार्ट है, याद रखिएगा। और ये जो दिख रहा है पीला वाला वो मेडुला है, ये सब जो दिख रहा है आपको ये मेडुला है ना। और उसके बाद जो हरा वाला ये दिख रहा है ये पेल्विस है, याद रखिएगा पेल्विस, ये सब है। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा ये किडनी का संरचना है ना, ये किडनी का संरचना है, ये आर्टरी है जिससे कि ये ब्लड आता है यहाँ पर छनाने के लिए, यहाँ से देखिएगा, और जब छन करके वो चला जाता है हृदय की ओर, आते हैं देखिएगा ये रेनल वेन्स है ना, सीरा जिसको कहते हैं, ये आर्टरी है जिसको धमनी कहते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर आगे है जिससे यूरिन पास होता है, ये है ना, यूरेटर जिसको हम कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, ब्रिक देखिएगा ब्रिक का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम है ना, 150 ग्राम का ब्रिक होता है। देखिएगा वुमेन कैप्सूल्स के बारे में तो बता दिए हैं, वहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वुमेन्स कैप्सूल मतलब किडनी के किस में होता है, तो किडनी में होता है वुमेन्स कैप्सूल, याद रखिएगा। ये देखिएगा ये किडनी है ना, किडनी के बारे में आप देखिएगा ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, मूत्राशय है, उसके बाद ये किडनी है, ये हृदय है ना, हृदय है, इसे सीरा और धमनी से ब्लड जो है सीरा में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, और धमनी में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, वही छन करके जो है वह पूरे शरीर में जाता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे है यह देखिए कहाँ पर मजदूर होता है, इसके बारे में थोड़ा स्थिति देख लीजिए इसका, जैसे हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, जहाँ हमारा देखिएगा ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, सॉरी ये जो हमारा कलेजी की हड्डी होती है ना, उसके अंदर होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये 12 होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 होगा है ना। अब देखिएगा ये किडनी हो गया हमारा, किडनी हो गया जिसको हम इस ये जो है ये हड्डी ये फसली कहलाता है ना, और सब जो होता है हड्डी कहलाता है। आगे देखिएगा कि आगे है हमारा यहाँ पर, ये सब तो स्थिति देख लिए हैं, तब आगे देखिएगा आगे है कि रक्त का बिलियन, रक्त 1 बिलियन है, रक्त क्या है 1 बिलियन है, जो कैसा बिलियन है, क्षारीय बिलियन है, रक्त जो है वह क्षारीय बिलियन है ना, अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। पीएच मान अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो वो क्षारीय हो जाएगा, और पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो इसका पीएच मान जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो होता है ये 7.4 होता है, तो 7 से ज्यादा हो गया, 7 पर उदासीन होगा है ना। प्योर जो हमारा पानी जो होता है वो मतलब कि उदासीन होता है, याद रखिएगा वाटर। आगे देखिएगा ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, फेस मेकर, याद रखिएगा हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो फेस मेकर। देखिएगा यहाँ पर फेस मेकर लगा हुआ है, यह देखिएगा ये फेस मेकर लगा हुआ है हृदय में है ना। धड़कन को अगर धड़कन बढ़ जाता है, जिसको प्रेशर ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है धड़कन, तो उसके मतलब कि रोकथाम के लिए फेस मेकर लगाया जाता है।
ये जो है फेस मेकर, याद रखिएगा ये फेस मेकर है ना। ये फेस मेकर लीड जो है ये सीरा में देखिएगा, ये जो आपको नीला वाला दिखाई दे रहा है ये सीरा है ना, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, जिसको हम कहते हैं देखिएगा कि अशुद्ध रक्त जो है इससे क्या करता है, ये हृदय में जाता है, वह जो है छना करके और फिर जो है शुद्ध रक्त वो बाहर निकलता है। आगे देखिएगा कि ये जो है ये जो है लीड्स है ना, फेस मेकर लीड है जो इसमें मतलब कि सीरा के माध्यम से अंदर गया है, यहाँ देख लीजिएगा सीरा के माध्यम से अंदर तक गया है लीड्स, है ना। अब आगे देखिएगा कि आगे है ये हृदय है, ये हमारा हृदय है ना। चलिए अब आते हैं शरीर के हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सीरा। अभी हम बताए हैं रक्त वाहिनी जो ले जाने वाला है, वो शरीर से ले जाने वाला है रक्त वाहिनी, वो है सीरा, ये जो है ना सीरा है। और ये बाहर ले जाने, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है उसको हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ये जो धमनी है ये याद रखिएगा, धमनी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अगला भी याद रखिएगा। अब आगे है, यही तो है क्वेश्चन। अब आगे है धमनी हो गया। अब आगे देखिएगा कि ये कृत्रिम हृदय है ना, ये देखिएगा ये सीरा और धमनी, इसके बारे में भी देख लीजिए। ये नीला वाला जो है वो सीरा है और ये जो है धमनी है ना। अगला देखिएगा जैराविक सेवन कृत्रिम हृदय, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। ये कृत्रिम हृदय है ना, ये हृदय की तरह ही लगता है, देखिएगा यहाँ पर जिसमें सीरा और धमनी जिसमें लगा हुआ रहता है, ये देखिएगा ये। चलिए ये कृत्रिम हृदय है। आगे देखिएगा शरीर शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, रक्त द्वारा। ऑक्सीजन जो है रक्त द्वारा, हम नाक से सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन, सांस के द्वारा ऑक्सीजन जाता है और वो ब्लड में घुल जाता है ना। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज है। इसके बारे में देखिएगा, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज है ना। स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि कान में होता है, वो कहाँ पर होगा? वो कान में। सबसे छोटी अस्थि जो स्टेपिस है वो कान में होगा, और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो जांग में होगा, और सबसे लंबी पेशी है ना सर्टोरियस, सर्टोरियस याद रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह एक यकृत है, यकृत लीवर जिसको कहते हैं, है ना, लीवर। आगे देखिएगा यही है, याद रखिएगा सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये लीवर, यहाँ याद रखिएगा ये लीवर, ये वाला, ये बड़ा सा पार्ट जो है वो लीवर। अगला देखिएगा ये लीवर है, ये इसके बारे में भी देख लीजिए, लीवर है ना, लीवर। उसके बाद ये देखिएगा गल्ड ब्लडर, ये जो है ना, इसको पित्ताशय कहते हैं। पित्त निकलता कहाँ से? तो यही लीवर से ही। आगे देखिएगा ये है स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं, इसमें ब्लड जो है उसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये स्टोमक है, ये है ना, ये जो है ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम, ये जो छोटी आंत का भाग है, ये छोटी आंत का भाग ये है ड्यूडेनम, इलियम और जिजेनम, ये होता है, तीन भाग होता है छोटी आंत का। ये पेनक्रियाज है ना, जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज से, याद रखिएगा। आगे देखिएगा ये आप स्थिति देख लिए हैं कहाँ पर है स्प्लीन का, स्प्लीन वाला क्वेश्चन आगे आएगा, इसको देख लीजिए थोड़ा। चलिए अब आते हैं सर्वाधिक पुनर्भेद, मतलब कि इसमें देखिएगा सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता किसमें है, मतलब कि इसको जो कभी भी खराब होगा कोई चीज, कोई अंग खराब होगा तो सबसे ज्यादा जो है रीजनरेट कौन हो जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा यकृत, है ना। फिर से सबसे जल्दी अच्छा होने वाला वो जो है हमारा यकृत है। यकृत मतलब कि लीवर, जो अभी हम बताए हैं लीवर के बारे में, ये यही मतलब जल्दी अगर खराब हो जाए तो सबसे जल्दी ये जो है क्या हो जाएगा? ठीक हो जाता है। जैसे लीवर सर्रोसिस वगैरह हो जाता है तो ये अच्छे से ठीक भी हो जाता है दवा ववा लेने से। आगे देखिएगा सबसे कम पुनर्भवन, मतलब कि सबसे कम इसमें सेल्स का मरम्मत जो होगा वह मस्तिष्क में होगा। सेल्स जो है सबसे ज्यादा, सबसे कम जो जिसका मरम्मत होता है सेल्स से जिस अंग का, वो कौन सा है? मस्तिष्क है। इसीलिए मस्तिष्क जो है खोपड़ी लगा होता है कि इसका कोई क्षति न पहुंचे। चलिए आगे देखिएगा कि आगे है, ये देखिएगा यहाँ मस्तिष्क है, सर्वाधिक सर्वाधिक पुनर् पुनर्
रुधिर भवन की क्षमता यकृत में होती है ना, याद रखिएगा। आगे है सबसे कम जो है रीजनरेशन की क्षमता जो है, रीजनरेशन जिसको हम कह सकते हैं, मतलब रिजनरेट होगा तो सबसे कम जो होगा वो मस्तिष्क में होगा, याद रखिएगा। सबसे कम किसमें होगा? मस्तिष्क में, याद रखिएगा। ये देखिएगा मस्तिष्क का 3 भाग होता है, ये सब भाग है। आप हाइपोथैलेमस देखिएगा वो ताप का नियंत्रण करता है, यहाँ पर है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में ही होता है, देखिएगा ये जो है छोटा वाला ये पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस है ना। ये मेडुला है, मेडुला, ये मेरुरज्जु है, याद रखिएगा ये वाला। अब ये देखिएगा खोपड़ी है, ऊपर से जो लगा हुआ रहता है, ये जो ऊपर से है स्कल खोपड़ी होता है ना। ये अग्र मस्तिष्क है, परम मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है, याद रखिएगा ये सब। आगे देखिएगा, है ना, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? महत्वपूर्ण अंग मतलब कि 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर, अब इसके बारे में, शरीर में सबसे कठोर भाग किसका होता है? दांत का। दांत का इनामेल, इनामेल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है, इनामेल। इनामेल क्या है इसके बारे में थोड़ा हम अभी बता दें। देखिएगा ये ऊपर वाला जो भाग है ये इनामेल है ना। दांत का जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है वो इनामेल है, ये इनामेल है। ये डेंटिन है, ये देखिएगा ये डेंटिन है। ये गम्स है जिसमें जो है दांत फंसा हुआ रहता है, मसूड़ा जिसको कहते हैं, ये मसूड़ा है ना, याद रखिएगा। उसके बाद प्लम्प, ये जो है अंदर वाला ये प्लम्प है जिसमें मतलब रूट जो होता है, जड़ जो होता है ब्लड का वो उसमें ही समाहित रहता है। आगे देखिएगा, है ना। अगला देखिएगा, ये जो है ब्लड वेसल्स है जिसमें मतलब कि नर्वस जो ब्लड जो होता है यहाँ से जाता है। आगे देखिएगा, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि दांत का जो फार्मूला होता है क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लें कि दांत जो है ऊपरी जबड़े के आधे भागों की संख्या निचले जबड़े की आधे भागों की संख्या गुने 2, है ना। ये जो होता है फार्मूला होता है ICPM, याद रखेगा ICPM बटे ICPM है बटे गुने 2, याद रखिएगा। यू ऊपरी जबड़ा, एल निचला जबड़ा, ये सब इसमें दिया हुआ है। आई कृदंतक इंसीजर, और इसको बाद रदनक मतलब कि केनाइन, और ये जो है पी अग्र चवर्णक मतलब कि प्रीमोलर, और चवर्णक मतलब कि मोलर, है ना। दूध के दांत, देखिएगा ये जो चवर्णक है, याद रखिएगा ये जो चवर्णक है दूध के दांत का दंत सूत्र यही होता है, सॉरी दूध के दांत का दंत सूत्र ये होता है, मतलब कि 2102 और 2102, यहाँ 3 लिखल है, ये गलत है थोड़ा, है ना, देख लीजिएगा। 2103 होता है ये दांत, दूध के दांत का जो बच्चे में होता है, और क्या नहीं होता है? प्री मोलर नहीं होता है बच्चे में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर दांत का सूत्र ये आप देख लीजिएगा, है ना। जो चीरने फाड़ने वाला होता है, चीरने काटने वाला इंसीजर होता है, सीजर से मतलब काटना, कैंची होता है, सीजर से मतलब काटने वाला। जो आगे जो होता है हमारा दांत अगला, वो ये जो है कृदंतक मतलब काटने वाला, ये जो है चीरने वाला होता है, ये चबाने वाला, ये दोनों होता है, याद रखिएगा। आगे यही है फार्मूला, है ना। आगे देखिएगा कि आगे क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, है ना। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे छोटी आरबीसी लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट सबसे बड़ी सॉरी आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी। सबसे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे बड़ी सीरा एम्फीरियर है। सबसे बड़ी सीरा जो है जिसमें मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रहता है ना, जिसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं, है ना, उसको क्या है वो जो है सीरा सबसे बड़ी वो है एम्फीरियर। आरबीसी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है ना। 120 दिन जो होता है आरबीसी का जीवन काल होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय, मतलब रुधिर जब थक्का बनता है, जैसे कभी कट गया तो उसके बाद रुधिर जो है रुकता कितने समय बाद है, तो वो हो जाएगा हमारा 2 से 5 मिनट बाद, है ना। ऐसे दाब करके रखेंगे 2 से 5 मिनट तो हमारा ब्लड जो है बंद हो जाएगा, वो याद रखिएगा, बहना बंद हो जाएगा। हेपेरिन देखिएगा, ब्लड जो है किसके कारण थक्का बनता है? हेपेरिन एक स्कंदन रोधी है जो रक्त के थक्के को के गठन को
रोकता है, मतलब कि थक्का बनने से रोकता है। हमारे शरीर में हेपेरिन, हेपेरिन बाहर नहीं हमारे शरीर में होता है अंदर, और वो जो है रक्त को अंदर जमने से रोकता है। बाहर तो जम गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जमना नहीं चाहिए ब्लड। उपयोग आने वाले दूसरा स्कंदन रोधी बैरेफ्रीन है ना, याद रखिएगा। बैरेफ्रीन भी है ना। और हेपेरिन, हेपेरिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है हेपेरिन से। हेपेरिन जो है अंदर जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, मतलब कि थक्का बनने से रोकता है हेपेरिन। और ये जो है फाइब्रिन, फाइब्रिन फाइब्रिन जो के तार, याद रखिए जाल बनाते हैं। फाइब्रिन जो है एक जाल बना देता है, जैसे हम लोगों को कट गया कहीं भी तो वो जो फाइब्रिन जो है बाहर निकलता है और एक ऊपर से लेयर बना देता है, जाल टाइप का लेयर बना देगा ब्लड के ऊपर, है ना। और उसके प्लेटलेट्स और रक्त कोशिकाओं को फंसा लेता है, जाल बना करके जाल में फंसा देगा, है ना। पर जाल टाइप का बनाएगा, याद रखिएगा, जाल टाइप का बना लेगा। उसी में प्लेटलेट्स के जो कण होते हैं उसको फंसाता है और रक्त कोशिका सबको फंसा लेता है, फंसाता है, जिससे क्लॉट बनता है, मतलब कि ब्लड रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है और रुक जाता है, जम जाता है। क्लॉट होना मतलब कि जम जाना। और जो ब्रेक को प्लग करता है, मतलब कि जो रक्त बह रहा है उसको मतलब कि तोड़ देता है, मतलब कि रक्त बहने से रोक देता है। और विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता। अगर के की कमी है तो रक्त जो है थक्का नहीं बनेगा, ब्लड रुकेगा नहीं कटने के बाद, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है इसमें, आगे है अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। हरविंद हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा ये हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म है डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखें, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, याद रखिएगा। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है डीएनए का फुल फॉर्म। क्या करता है ये जो है, मॉलिक्यूल्स डेट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ढोता है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ढोने वाला कौन है, ये जो है डीएनए है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ढोने वाला कौन सा है, डीएनए, है ना। ये क्यों ढोता है, तो ये जो है डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट करता है, और फंक्शनिंग मतलब कि चलाता है, एन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीव को चलाने के लिए और उसको डेवलप करवाने के लिए डीएनए जो है क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्थानांतरित करता है, मतलब कि कैरीज करता है, ढोता है। चलिए अब आते हैं कि ये जो है ये डीएनए का, है ना, देखिएगा ये डीएनए है डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। डीएनए के कितने हेलिक्स मॉडल का होता है, डबल, लेकिन आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल का होता है, याद रखिएगा। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल का होता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। इसमें जो है ना, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन ये सब रहता है, ऐसे करके रहेगा। ये आरएनए होता है। इसको कहते हैं डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसको कहते हैं केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा उसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो बेस पेयर है, यहाँ पर ये जो है बना हुआ बेस पेयर, ये जो बेस पेयर बना हुआ है यहाँ, याद रखिएगा, है ना। फॉस्फेट, ये बैकबोन जो डीएनए का होता है, ये पीला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है फॉस्फेट बैकबोन होता है, जो ये हेलिक्स में है डबल, है ना, एक इधर से एक इधर से बना हुआ है। देखिएगा बेस पेयर जो होता है चार होता है, किसमें, डीएनए में। कौन कौन होता है, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन। और एडेनिन और थाइमिन मिला करके एक बेस पेयर बनाते हैं, एडेनिन और थाइमिन मिला करके एक बेस पेयर। ये डबल बॉन्ड का होता है, ये किस कै बॉन्ड का होता है, डबल बॉन्ड, याद रखिएगा। इसमें एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड बनता है। और साइटोसिन, सी 3 नंबर में है ना, याद रखिएगा। सी जो 3 नंबर में है ना, C3। तो ये याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके किसके बीच, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में, याद रखिएगा। ये जो बॉन्ड जो बना रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं, अब आगे आते हैं, आगे है
कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये देखिएगा राइबोसोम, इसमें राइबोसोम दिखाई देगा। ये हमारा कोशिका का आंतरिक भाग है ना, कोशिका का आंतरिक भाग ये है। तो इसमें राइबोसोम, ये देखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को, है ना। प्रोटीन यहीं पर बनता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिएगा ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल है, न्यूक्लियस है ना। मस्तिष्क कहते हैं, मतलब सेल का जो दिमाग होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं उसको, है ना। ये न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस कहलाता है, ये वाला ये न्यूक्लियस है। मस्तिष्क कहलाता है, मतलब कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं, याद रखिएगा। ये साइटोप्लाज्म है, ये जीव द्रव जिसको कहते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है ना, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा, है ना। ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर से रहता है वो सेल मेम्ब्रेन। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे है इसमें इसमें कुछ है क्या, हाँ यहाँ है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा कहिए, या 23 जोड़ा कहिए इसको, 23 जोड़ा कहिए, या हम ये देखिएगा 23 जोड़ा होगा या 46 होगा, 23 जोड़ा कहिए या 46 कहिए। देखिएगा ये गुणसूत्र है, ये देखिए केंद्रक है, यहाँ पर केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, डीएनए होगा उसी में अंदर, गुणसूत्र के अंदर, याद रखिएगा। देखिएगा ये जो है हमारा सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो होता है वो गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो है यहाँ देखिएगा टीलोमियर होता है, जिसको हम क्रोमोसोम से जब खींचेंगे तो टीलोमियर कहलाएगा, ये जो यहाँ आया है। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा, है ना, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि उस पर लेयर एक होता है हिस्टोन प्रोटीन का, यहाँ पर टीलोमियर के ऊपर जो होता है, जिसको आप या ये भी कह सकते हैं कि गुणसूत्र के ऊपर जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का लेयर होता है, और जब उसको खींचेंगे तो उसमें हमारा मिलेगा, देखिएगा कि ये डीएनए की संरचना धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और ये जो है बेस पेयर है, आपको हम बताए हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको हम बताए हैं। और ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये कौन सा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। चलिएगा, और ये जो होता है ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, बीच की जो दूरी होती है, ये जो लंबाई डबल हेलिक्स मॉडल में बीच की जो चौड़ाई होती है या लंबाई कह सकते हैं इसको हम, तो वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आते हैं आगे क्या है, आगे है चेचक का टीका की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है ना। और लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स, जो निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो हड्डी देखे होंगे, हड्डी जो देखे होंगे, है ना, हड्डी के अंदर जो भाग होता है, देखिएगा अंदर सत्तू टाइप का होता है ना, उसी के अंदर जो होता है हड्डी, क्या कहते हैं, ब्लड का निर्माण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये जो आपको कोशिका बताए हैं ऊपर, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज, याद रखिएगा। नवजात बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है, नवजात बच्चों में 300, और जो वयस्क मनुष्य है उसमें 206। हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 206, है ना। अगला देखिएगा 206 होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है जांग की हड्डी है, जिसको फीमर बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की हड्डी है, याद रखिएगा कान में होता है। और मनुष्य के छाती, याद रखिएगा, मनुष्य के छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है ना, रिब्स जिसको कहते हैं। हड्डी और फसली अलग अलग होता है, ये जो फसली होता है इसमें देखिएगा, ये है ना स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र। यहाँ देखिएगा हड्डी का ये हड्डी है, यहाँ देखिएगा कि ये रिब्स कहलाता है, ये क्या है, रिब्स है,
ये जो होता है ये 12 गो इधर से और 12 गो इधर से होता है ना। 12 इधर यहाँ देखिएगा, और इसके बीच में जो लगा होता है जुड़ाव जहाँ पर होता है उसको स्टेरनम कहते हैं, जो एगो होता है। स्टेरनम कितना होता है? एगो। रेप्स कितना? 24 गो, 12 इधर और 12 इधर, दाएं साइड और बाएं साइड जो होता है 12 12 होता है, तो क्या हो गया? 24 गो हो गया। और ये कान का हड्डी जो है ना, कान का हड्डी ईयर बोन 6 गो होता है, 3 गो इधर 3 गो इधर होता है, 6 गो ईयर बोन होता है ना, याद रखिए। उसी में स्टेपिस होता है। अगला देखिएगा कि आगे है, आगे यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, यहाँ देखिएगा ये जांघ की हड्डी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फीमर है ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अगला देखिएगा, या फीमर हो गया। फीमर के बाद आगे है कि ये जो है अल्ना। अल्ना जो होता है वो हाथ की हड्डी होती है, रेडियस है ना, ये भी हाथ में होता है, दो गो होता है हड्डी यहाँ नीचे कलाई के ऊपर है ना, उसको अल्ना बोला जाता है। ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं आगे। आगे है कि आरबीसी। आरबीसी रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा यहाँ देखिएगा, यकृत कब्रगाह जो होता है वो यकृत होता है, और यकृत ये हो गया लीवर, और स्प्लीन या प्लीहा हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आरबीसी का कब्रगाह है ना। आरबीसी का कब्रगाह। जब बच्चा रहता है तो उस समय यहाँ होता है, मरता है ब्लड लीवर में। अगला देखिएगा स्प्लीन हो गया, प्लीहा, यहाँ देखिएगा ये स्प्लीन प्लीहा हो गया। अगला देखिएगा कि आगे है रक्त का थक्का बनाने का सहायक कौन सा है? के, विटामिन के। रक्त समूह ब्लड ग्रुप और आरएच तत्व या आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर, याद रखिएगा लैंड स्टीनर। और आरएच फैक्टर का खोज, जो प्रोटीन का लेयर होता है आरबीसी के ऊपर, तो वही कहलाता है आरएच फैक्टर पॉजिटिव व्यक्ति। अगर लेयर नहीं रहेगा तो निगेटिव कहलाएगा। आते हैं एबी। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है, इसीलिए यह सर्वग्राहता या सर्वग्राही मतलब कि कहते हैं, इसको सर्वग्राही भी कह सकते हैं, एसेप्टर भी इसको कहते हैं, डोनर नहीं एसेप्टर। आगे देखिएगा कि आगे है कि अगला पॉइंट क्या है कि सर्वदाता, ये तो हाँ आगे देखिएगा यहाँ पर है कि ए बी रक्त समूह को में एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है ना। और ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है ना, एंटीजन नहीं होता है। और रक्त के हृदय का भार 300 ग्राम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मनुष्य के हृदय का भार, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है मनुष्य के हृदय का भार, जो होगा वो 300 ग्राम होगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा 72 बार क्या करेगा? स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 72 बार धड़केगा। और धड़केगा तो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120 से 180 सिस्टोलिक और डाई सिस्टोलिक, सिस्टोलिक 120 और डाई सिस्टोलिक जो होता है 80 होता है mmHg। चलिएगा है ना, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक याद रखिए, इसमें लिखा हुआ है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अगला है कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम की स्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, याद रखिएगा। एलिसा टेस्ट और डिपिस्टिक टेस्ट जो होता है वो HIV से संबंधित, एड्स से संबंधित है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिसा टेस्ट याद रखिएगा, एलिसा है ना, एलिसा। HIV का फुल फॉर्म क्या है ना, यहाँ HIV देखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन यहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन एच से इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स का है ना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला देखिएगा टिटनेस। टिटनेस से टिटनेस शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क का, वो जो है प्रभावित कर देता है। कौन? टिटनेस, याद रखिएगा। चलिए धन्यवाद। अब खत्म हो गया है, अब क्वेश्चन सब खत्म है। फिर हम कल आपके लिए फिर नया से वीडियो डालेंगे।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।